दोस्तों आज हम नेशनल इनकम के लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं और आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम जो सीखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझेंगे। क्योंकि बिना डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के समझे ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। तो हम आज डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री से कुछ रिलेटेड है। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या होता है, छोटा सा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आपका एक अपना घर है, तो एक घर की एक बाउंड्री होगी ना, जहाँ तक कि आपकी एक लिमिट होगी कि हाँ ये मेरा घर है, ये मेरी लैंड है, ये मेरे ही ज़मीन है। वहाँ पे आप किसी को कुछ भी करने से रोक सकते हैं, मना कर सकते हैं, आपका राइट है। तो मतलब वो कि जितना लैंड के आप ओनर है, जहाँ तक कि आप राइट है, आप उस एरिया उस लैंड तक के आप जो कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे वहाँ बिजनेस करें, चाहे घर बनाए, जो भी कुछ कर सकते हैं अपने मर्जी से। आपको रोकने वाला अगर कोई नहीं है, उस पर सिर्फ आपका कंट्रोल है, तो वो आपका एक नॉर्मल यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री यानी आपका घर का बाउंड्री कहते हैं उसे। बट जब हम एक कंट्री की बात करते हैं तो एक कंट्री का बाउंड्री, जैसे कि इंडिया, अब ये हमारा देश भारत है, तो भारत अगर जैसे पाकिस्तान साइड में नेपाल है, तो इनके बाउंड्री से टच है। तो आपको मालूम होगा कि जैसे जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साइड में है, तो आपस में लड़ाई करने पे लगे रहते हैं कि नहीं हमारा तो यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो जो एक सरकार का एक पॉलिटिकल बाउंड्री जो होती है, जो जहाँ पे सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे सरकार का चल सके, सरकार का रूल्स एंड रेगुलेशन चल सके, उस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कि जो भारत की जो बाउंड्री है, जो भारत का जो ये कुछ ऐसे है, ये जो बाउंड्री है सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इससे कुछ ज़्यादा है, इससे कुछ आगे है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, बट इकोनॉमिक्स में जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ ये भारत जो है इंडिया, सिर्फ ये नहीं है, इससे कुछ और आगे का भी है। क्या है इससे आगे, तो जल्दी से आप इसका डेफिनेशन देख सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल political territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely includes, यानी कि सिंपल सा मतलब मैंने बता दिया कि जहाँ पे गवर्नमेंट का यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार का चल सके, वहाँ पे गुड्स यानी कोई भी सामान खरीदा बेचा जा सके, बनाया जा सके, कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्ट किया जा सके, आप कहीं भी आ सको जा सको, जहाँ पे सरकार का रूल एंड रेगुलेशन चल सके, वो है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, और इसको समझने से हमें पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्चुअल में इंक्लूड होता क्या क्या है। फर्स्ट है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, मैं बात कर रहा हूं, टेरिटरी विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री। टेरिटोरियल वाटर, ये टेरिटोरियल वाटर क्या है, आपने देखा होगा कि ये जो भारत इंडिया है, इसके साइड में इधर पूरा समुद्र है, पानी ही पानी है। तो ये जो पानी ही पानी है, ये वाटर यानी कि सी, ओशन कहते हैं। तो अब जो भारत से टच होते हुए कुछ एक लिमिट तक के जो समुद्र का जो पानी समुद्र होता है, ये एरिया जो होता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहलाता है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कंट्री। ये भारत का टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। और इसका मतलब हम समझेंगे कि ये जो टेरिटोरियल वाटर है, अब ये एक लिमिट है, इधर अगर मान के चलो पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान का टेरिटोरियल वाटर होगा, और इधर अगर श्रीलंका है तो यहाँ पे कुछ लिमिट तक ये श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर होगा। और इसके अलावा जो भी बच गया ये सारा का सारा जो है वो इंटरनेशनल वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरनेशनल वाटर। तभी तो आपने सुना होगा कि कोई इंडियन फिशरमैन जो है वो यहाँ फिशिंग का काम करता है, और करते करते ये समुद्र में, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर इंडिया का है, तो यहाँ पे कोई भी इंसान जा सकता है, बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो यहाँ फिशिंग का काम करते करते वो इंटरनेशनल वाटर में भी जाके बिजनेस कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये इंडिया का है टेरिटोरियल वाटर और ये श्रीलंका का है, तो ये क्योंकि समुद्र में जो होता है वो कोई बॉर्डर तो बना नहीं होता है, फिशरमैन को
कई बार पता नहीं चल पाता है कि वो इंटरनेशनल यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर में तो वो फिशिंग कर ही सकते हैं, साथ में वो इंटरनेशनल वाटर में भी कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल वाटर को कई बार पार करके वो श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में पहुंच जाते हैं, और वहां पे जब पहुंच जाते हैं तो वहां के जो पुलिस वाले, वहां के जो लोग हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। और अगर श्रीलंका वाले इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में अगर गलती से घुसा है तो इंडिया वाले उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अगर इंडिया वाले अगर पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में घुस जाते हैं तो गलती से, तो वो पाकिस्तान वाले पकड़ के ले आते हैं, जेल में डाल देते हैं, कहते हैं कि ये तो आतंकवादी हमारे देश में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, घुस रहा था। तो ये कहानी होता है आपका क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इतना। आगे देखते हैं, Ship and aircrafts owned and operated by normal resident between two or more country। normal resident का मतलब अभी समझेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं शिप्ड एंड एयरक्राफ्ट owned by and operated by Indian। मतलब ये नॉर्मल रेजिडेंट कि ये शिप, अगर कोई शिप का काम करता है जिसका ओनर एक नॉर्मल रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट, तो वो भी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा माना जाएगा। मान के चलो यहाँ पे जापान है, तो यहाँ से इंडिया से अगर जापान में कोई शिप के थ्रू कोई बिजनेस पैसा कमाता है तो ये जो रास्ता है, भले ये इंटरनेशनल वाटर है तो भी ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो जो ऑपरेट करने वाला है वो इंडिया का है, इंडिया से रिलेटेड है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एरिया भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन। मैं अगर कहूँ इंडियन एयरलाइंस, जिसको एक इंडियन रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट अगर ऑपरेट करता है वो अमेरिका, यानी कि अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, अमेरिका और इधर है जापान, ठीक है ना, तो अमेरिका और जापान के बीच में अगर कोई बिजनेस यानी ऑपरेट करता है, एयरलाइन चलाता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में भी डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अब अगर अमेरिका है, इधर मान के चलो यूके है, और यूके और अमेरिका के बीच में अगर इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट किया जाता है तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अब आपको लगेगा कि सर ये तो इंडिया से बाहर है। हाँ जी, इंडिया से बाहर है। अगर कोई इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट इंसान दुनिया में कहीं भी जाके अगर पैसा कमाता है तो वो क्या माना जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। फिशिंग वेसल, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि कोई फिशिंग वेसल, मछली पकड़ने का कुछ भी ऐसा काम किया जाता है इंटरनेशनल वाटर में, तो इंटरनेशनल वाटर भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया वाले कहीं भी जाके अगर बिजनेस करें इंटरनेशनल वाटर में, वो सारा का सारा इंटरनेशनल वाटर भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। नेक्स्ट, एम्बेसीज, कंसल्टेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रोड, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन जापान इज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ जी, अगर मैं ये बात करूं कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अगर कोई दूसरे कंट्री में, जापान में अगर भारतीय इंडियन एम्बेसी अगर है, तो वो जो जापान में इंडियन एम्बेसी का जितना एरिया होगा वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। अगर अमेरिका में कोई डोमेस्टिक अगर इंडियन एम्बेसी है, तो जो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी का जगह होगा वो भी जगह किसका माना जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में अगर अमेरिका का कोई एम्बेसी है तो फिर वो इंडिया का नहीं माना जाएगा। ये किसका माना जाएगा, ये अमेरिका के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान एम्बेसी अगर दिल्ली में यहाँ पे दिल्ली के अंदर में पाकिस्तान की एम्बेसी है, तो ये भी कहाँ का माना जाएगा, ये फिर पाकिस्तान का माना जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। मालूम होगा कि जो एम्बेसीज होती हैं उस पे सरकार का कंट्रोल रहता है, और वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है उस सरकार का, जिस कंट्री में वो एस्टेब्लिश है, जिस कंट्री में लोकेटेड है, उस कंट्री का गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं चलता है। तो देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा। पहला तो मैंने बता दिया कि कोई फॉरेन एम्बेसी, अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी अगर हमारे कंट्री में लोकेटेड है
तो वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, ना कि हमारे कंट्री का। हमारे कंट्री का अगर एम्बेसी अगर दूसरे कंट्री में है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO एटसेट्रा लोकेटेड विद देन ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। सपोज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का नाम सुने होंगे, आजकल WHO, WTO, इन सब का नाम आपने सुने होंगे, तो वर्ल्ड बैंक का नाम सुने होंगे। तो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जिस कंट्री में होते हैं वो उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं। सपोज अगर IMF या वर्ल्ड बैंक का एक ब्रांच कह लो या उसका एक ऑफिस जो है इंडिया में है, तो वो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस अगर इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है तो वो ऑफिस जो है उस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। सपोज अगर मैं ये कहूं कि ये IMF का ऑफिस है इंडिया में, तो ये एरिया भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से हम नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ही समझ लेते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या, पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम जल्दी से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रेजाइड्स इन द कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। यानी कि सबसे सिंपल सा मतलब है कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब है हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। हाँ जी, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब सिंपल सा है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का कि आपका कमाना, अर्निंग, खाना पीना, पैसा खर्च करना और रहना, सब कुछ जहां पे आपका है वही कहलाता है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर आपका पैसा कमाना है, पैसा कमाने कहीं और जाते हो, रहते कहीं और हो, खर्चा कहीं और करते हो, तो इसका मतलब फिर वो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक नहीं है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक मैंने वर्ड यूज किया है, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं किया है। इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे पैसे से रिलेटेड है कि पैसा आपका कमाते कहाँ हो और खर्च कहाँ करते हो। जहाँ कमाते हो वहीं अगर खर्च करते हो तो वो वहीं के आप नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे। इसके कुछ कंडीशन है, हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें से सबसे फर्स्ट पे है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट अ कंट्री फॉर हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा। अगर कोई भी फॉरेनर इंडिया में घूमने आते हैं, घूमने फिरने, खेलने कूदने अगर आते हैं, किसी भी गेम खेलने, किसी भी पर्पस से अगर आते हैं, विजिट करने के पर्पस से, चाहे वो पढ़ने के लिए आ जाए, चाहे वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आ जाए, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री यानी कि जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। जिस कंट्री में घूमने आए हैं, जिस कंट्री में पढ़ने आए हैं, उस कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉरेन स्टाफ्स ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री to which they belong and not of the country in which they are employed। मैं ये कहूँ ये भारत है और ये भारत है, अगर यहाँ पे कोई अमेरिकन एम्बेसी है और अमेरिकन एम्बेसी है, उस अमेरिकन एम्बेसी में अगर वो कोई अमेरिका का ही यहाँ पे आके काम करता है, जॉब करता है, तो वो फिर अमेरिका का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं। पर अगर कोई अमेरिकन एम्बेसी है बट उसमें कोई इंडियन यानी इंडिया का सिटीजन है और इंडिया का सिटीजन ही इसमें काम करता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का नहीं, भले ही वो अमेरिका का ये एम्बेसी क्यों ना हो। हाँ, अगर कोई अमेरिकन या फॉरेनर इंडिया में जॉब करता है, इंडियन फॉरेन के एम्बेसी में 1 साल से ज़्यादा अगर इंडिया में रह लेता है, तो
तो फिर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया का माना जाएगा, कि वो यहीं पे रहता है, यहीं कमाता है, यहीं खाता है, यहीं खर्च करता है, तो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का है। इसलिए भले ही वो फॉरेन से बिलोंग करता है पर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया का सिटीजन बन गया, सिटीजन का कुछ अलग मतलब है। अभी कुछ देर में हम सिटीजनशिप का मतलब भी बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, IMF। अभी बता दिया था कि जैसे अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, तो ये वर्ल्ड बैंक अगर मान के चलो या WTO या WHO है, इंडिया में है इसका ऑफिस, इस ऑफिस में काम करने वाला अगर कोई फॉरेनर है, बाहर का है, तो वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, इंडिया का नहीं। अगर इसमें इंडियन जॉब करते हैं तो इंडिया के सिटीजन है तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। मतलब ये कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने वाले इंसान जो होंगे वो जिस कंट्री से एक्चुअल में बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री के वो सिटीजन है, उसी कंट्री के वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। जिस कंट्री में काम करते हैं उस कंट्री के नहीं। हाँ, इंडिया में अगर काम करते हैं और कोई फॉरेन क्या है, बाहर का है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान का है, पर अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पे रह लेता है कंटिन्यू और यहीं रहता, खाता पीता है, तो फिर उस केस में वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अगर 1 साल से कम है तो फिर जिस कंट्री से बिलोंग करता है उसी कंट्री का। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। बता दिया अभी। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवल्स एंड सीजनल वर्कर प्रोवाइडेड देयर स्टे इज लेस देन 1 ईयर। अगर क्रू मेंबर, क्रू तो मालूम होगा कि शिप होता है, शिप पे जो जॉब करते हैं, तो वो कोई फॉरेनर शिप है यानी कि फॉरेन क्रू है, तो बाहर का कोई शिप पे इंडिया में आए हैं और वो इंडिया में आते हैं, इंटरनेशनल इंडियन टेरिटोरियल वाटर में घूमते हैं, इंडिया में कुछ समय के लिए अगर वो रहते हैं विद इन लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए, तो फिर वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री को क्रू मेंबर है, वहीं के वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आपका बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर on a regular basis to work in the other country. They are treated as normal resident of the country where they live and not where they work. जैसे कि अगर मैं ये कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया और नेपाल का जो है वो बॉर्डर, इंडिया वाले नेपाल में, नेपाल वाले इंडिया में आके जॉब करते रहते हैं, खाते पीते हैं, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया और नेपाल में वो अग्रीमेंट बना हुआ है कि इन दोनों देश में अगर आप एक दूसरे कंट्री में, एक दूसरे के देश में जाते हो, विजिट करते हो किसी भी पर्पज़ के लिए, तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप ज़मीन भी खरीद सकते हो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आके, आपको सब कुछ फ्री है। तो मैं ये कहूँ कि अगर यहाँ पे ये नेपाल है ये, और अगर ये बॉर्डर पे कुछ लोग रहते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नेपाल के लोग हैं, यहाँ इंडिया है, तो अगर कोई नेपाल के लोग यहाँ पे आके इंडिया में शाम दिन में आते हैं, जॉब करते हैं और फिर दोबारा यहाँ चले जाते हैं, तो जो बॉर्डर पे काम करने वाले हैं वो कह सकते हैं कि हाँ मैं तो भाई विदेश में जा रहा हूँ काम करने इंडिया में, तो वहाँ से नेपाल से इंडिया में आते हैं, बॉर्डर पार करके सवेरे काम करने आते हैं और शाम को वो काम करके अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो उस केस में जो है ये जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री यानी नेपाल के ही वो नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, इंडिया के नहीं। मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर वो तो इंडिया में आके जॉब करता है, पैसा तो इंडिया से कमाया है, उसकी इनकम तो इंडिया से जनरेट हो रही है, तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट ना जी ना, वो नेपाल का ही नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेपाल में है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सिंपल सा अगर मतलब समझना है तो फिर ऐसे भी समझ सकते हो, जहां जीना है, जहां मरना है, जहां के लिए ये इरादा हो, वही आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो वो देखो इंडिया में आता है, पैसा कमा के फिर कहाँ ले जाता है, नेपाल में, तो नेपाल में ही वो पैसा खर्च करता है, नेपाल में ही रहता है, नेपाल के लिए जी रहा है, नेपाल के लिए ही मरेगा, तो वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेपाल हुआ। तो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का नहीं। ठीक है, तो ये हमने
6 पॉइंट थे जो कि हमने कवर कर लिए, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं। मैं सिटीजनशिप की बात कर रहा हूँ। सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट दो अलग अलग चीज है। सिटीजनशिप तो आपको मालूम है कि आप जिस कंट्री में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, आप उस कंट्री का ऑटोमेटिकली क्या है कि आप वहां के सिटीजन बन जाते हैं। तो सिटीजन दो तरह से बनते हैं, या तो आप उस कंट्री में पैदा हुए हो, जन्म लिए हो, या फिर किसी एक पॉलिटिकल प्रोसीजर या जो एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि वीजा मिल जाए आपको। अगर उस कंट्री में 10 साल 15 साल रह लेते हो तो वीजा मिल जाए, तो लीगल प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को पार कर लो, या फिर उस कंट्री में आपका जन्म हुआ है तो आप उस कंट्री के नेचुरल सिटीजन बन जाएंगे। बट सिटीजन और नॉर्मल रेजिडेंट दोनों एक नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करके बताने की कोशिश करूंगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।